हो एक काम करने का तरीका है। एक काम तो इसके बिना भी होता था, हमने इससे पहले किया विदाउट एमबीसी होता है सारा काम, ठीक, पर उसमें 3 टायर आर्किटेक्चर हमें बनाना पड़ता है। इसमें सब कुछ बना बताया था कल। 3 टायर आर्किटेक्चर, डेटाबेस टायर, बिजनेस टायर और प्रेजेंटेशन टायर। तो एमबीसी जो आर्किटेक्चर है वो 3 टायर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। दूसरी बात, यहां अलग अलग फोल्डर बनेंगे, मॉडल्स, कंट्रोलर्स और व्यू। इससे क्या होगा, कोड की सेपरेशन होगी नहीं होगी। अभी तो हम क्या करते थे, सीधा पेज पे डबल क्लिक किया, कोड लिखा और रन कर दिया, ऐसे करते थे एक, लेकिन इसमें ऐसे नहीं होगा। मॉडल में क्या लिखते हैं, बिजनेस लॉजिक। कंट्रोलर में क्या होता है, वो रिक्वेस्ट हैंडलर है जो उस बिजनेस लॉजिक को एक्सेस करता है और व्यू को पास करता है, यही बताया। तो रिक्वेस्ट क्या है, सॉरी कंट्रोलर क्या है, रिक्वेस्ट हैंडलर है। हमारी रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, कंट्रोलर के पास। वो देखता है मॉडल से क्या चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को वो व्यू को पास करता है, यही बताया था। तो इसका मतलब अलग अलग फोल्डर बनेंगे, मॉडल्स, कंट्रोलर्स, व्यूज। तो कोड की सेपरेशन होगी। जब बच्चे कोड की सेपरेशन होगी तो उस कोड की टेस्टिंग भी प्रॉपर हो जाएगी। उसके बाद जैसे व्यू का कोड है ये अलग होगा, इसमें सिर्फ व्यू ही होगा। अभी क्या होता है, खाली बनाया था login.aspx, उसी पे व्यू का कोड है, उसी पे सारा C# का कोड लिखा हुआ, तो पेज हैवी होता है। जब पेज हैवी होगा तो वो पेज सर्वर से आएगा, जब वो पेज सर्वर से आएगा तो वो पेज ज्यादा टाइम लेगा। जब वो पेज सर्वर से आएगा तो वो पेज जो है ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि पेज जितना हैवी होगा परफॉर्मेंस उतनी ही स्लो। पेज आएगा तो सर्वर से ही, जितना लाइट वेट होगा उतना परफॉर्मेंस वाइज बेहतर एक्सेस होगा। इसलिए एक तो ये जो व्यू बनते हैं, इसमें जो पेज बनती हैं वो लाइट वेट होती है। इस पेज पे सिर्फ व्यू का कोड है और कोई कोड नहीं होगा। इसमें नॉर्मल HTML, बूटस्ट्रैप, थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट की कहानी होगी। तो पेज लाइट वेट होगा तो परफॉर्मेंस बेहतर होगा, यही तो हमें चाहिए। जो आप लोग अब से पहले काम करते थे वो टाइटली कपल्ड था, याद है? जो हमने कल किया उसमें 2 फाइल बनती हैं, aspx.cs और ये क्या होती है आपकी टाइटली कपल्ड। टाइटली कपल्ड का क्या मीनिंग है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एक फाइल में एरर होगा तो दूसरी में भी एरर। लेकिन एमबीसी जो होता है वो लूजली कपल्ड होता है। एमबीसी जो होता है वो क्या होता है आपका, लूजली कपल्ड। यहां पे टोटली एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं, अभी पता आपको चले। तो एमबीसी आर्किटेक्चर जो है लूजली कपल्ड है, कोड की सेपरेशन है, पेज लाइट वेट है, परफॉर्मेंस बेहतर होगी और टेस्टिंग भी प्रॉपर होगी। और 3 टायर आर्किटेक्चर को ये फॉलो कर। अभी हम सिंपल सी एक एप्लीकेशन बनाएंगे, उसमें हम ये सारा कुछ वेरीफाई करेंगे। अब यहां पे क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट बनाओ, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट।
और यहां पे वही टेम्पलेट ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET framework. Then click on next. और यहां पे प्रोजेक्ट का नाम रख दिया अंडरस्कोर फर्स्ट MVC अंडरस्कोर बैच का टाइम दे दिया 10:20 ऐसे। फर्स्ट MVC एप्लीकेशन है, कहां सेव करना, ब्राउज करके पाथ बताओ। मैंने बोला जी डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाया हुआ ASP.NET MVC, आप भी ऐसे अलग फोल्डर बना लो ASP.NET, ASP.NET MVC, कल को ASP.NET Core, Angular, React, Node, ताकि आपके पास पूरी प्रैक्टिस रहे। आगे और यहां पे देन क्लिक ऑन क्रिएट और यहां चूज करो MVC क्या चूज किया, ठीक, देन क्लिक ऑन क्रिएट। एक MVC प्रोजेक्ट है, देन क्लिक ऑन क्रिएट। अब आपको पूछे MVC क्या होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। कंट्रोलर एक रिक्वेस्ट हैंडलर है, हमारी रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास जाती है, वो मॉडल से इंफॉर्मेशन एक्सेस करता है और व्यू को पास। मॉडल में क्या लिखा होता है, बिजनेस लॉजिक, उसके लिए हम क्लासेस यूज करते हैं, कंट्रोलर में भी हम क्लासेस यूज करते हैं। व्यू में आपकी नॉर्मल CS HTML फाइल होगी, इसमें सारा HTML का कहानी लिखी जाएगी। अब सॉल्यूशन एक्सप्लोर में जाओ, थोड़ा सा हम इन फोल्डर को स्टडी करेंगे, थोड़ा थोड़ा बताएंगे, कुछ आगे पता नहीं, कुछ पता है कुछ नहीं भी पता। ठीक, सबसे पहले जो हमें पता है वेब कॉन्फ़िग फाइल, ये तो नहीं बताएंगे किसके लिए यूज करते हो, कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जिसमें हम कनेक्शन से लिखते हैं, तो वो फाइल web.config यहाँ पे भी है। उसके बाद packages.config, इस पे क्लिक किया, इससे ये पता चलता है इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल। जैसे कई बार आपने प्रोजेक्ट बना लिया, अब सर्वर पे डालना है, ठीक, अब सर्वर पे कोई पैकेज है या कोई नहीं है, हो सकता है हमने लेटेस्ट वर्जन यूज किया, वहां पुराना है, ठीक, तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कि कौन सा पैकेज है। जो नहीं चाहिए हम अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो इसको कुछ करना नहीं, सिर्फ देखना ही। जैसे कल को आपने प्रोजेक्ट बनाया, मेरे लैपटॉप पे ठीक चल रहा था, आपने ले गए वहां पे, अब वहां पे वो नहीं चला, तो वो बताएगा कि पैकेज का ये वर्जन है, वो वर्जन है, तो आप मैच कर लोगे कि जो प्रोजेक्ट में पैकेज हुए उसके क्या वर्जन है और मेरी मशीन पे क्या वर्जन। फिर आपको पता चल जाएगा कि नहीं यार ये वाला पैकेज, ये वर्जन ही 5.2.7 नहीं 5.2.8, तो हम अनइंस्टॉल करते हैं। ये हम सारा आगे बताएंगे, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, यानी कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल हैं, कौन कौन सी डिपेंडेंसी जो इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, वो सारी यहाँ पे हो। उसके बाद जो हम पढ़ सकते हैं फैब आइकन, ये एक आइकन फाइल होती है, ठीक, जो अगर आप नजर मारे, जैसे ये आइकन फाइल है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होती है ना, ये आइकन फाइल होती है, तो ये फैब आइकन वही है। अगर आप चाहते हो मेरी फोटो आए, तो अपनी फोटो खींचो और उसको आइकन फाइल में कन्वर्ट करो और उसका नाम यही रख दो fab icon.ico, आपकी फोटो आएगी।
यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर ये जो आइकन बना होता ना ये। चलो अब उसके बाद ये फ्यूज फोल्डर बताने की जरूरत नहीं, ये मॉडल्स फोल्डर बताया, और ये कंट्रोल, ये तीनों फोल्डर अलग अलग बन, मॉडल व्यू कंट्रोल, कोड की सेपरेशन। ठीक, उसके बाद ये स्क्रिप्ट्स आ गई। स्क्रिप्ट्स क्या है? इसमें सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी, जो बनी हुई वो भी यही होगी, कल को हम भी अपनी बनाएंगे, और इसकी JS एक्सटेंशन। अब ये जावास्क्रिप्ट फाइल किस काम के लिए जब यूज करेंगे तब आपको बताएं। फॉन्ट्स पता ही है, अगर जैसे इसमें एप्लीकेशन में फॉन्ट जो यूज करते हो टेक्स्ट लिखने के लिए, ये वो ये फॉन्ट्स हैं। कोई कहते नहीं और चाहिए तो हम यहाँ और फॉन्ट डाल सकते हैं। उसके बाद कंटेंट फोल्डर, इसके अंदर बूटस्ट्रैप, एक कंटेंट फोल्डर बूटस्ट्रैप, ये भी साथ साथ शुरू होगा। जब मैं यूज करूंगा तभी बताऊंगा। बूटस्ट्रैप मैं सिंपल बताऊं तो बूटस्ट्रैप में ना क्लासेस है, एक CSS होती है, कास्ट स्टाइल शीट, उसमें सारी क्लासेस बनती है। जो क्लासेस C++ में होती हैं वो ही होती है। क्लासेस क्यों बनाते हैं? हमारा आंसर क्या होता है? क्यों बनाते हैं क्लासेस? कोई पूछे जी क्यों पढ़ते हैं क्लासेस, क्या बोलोगे? रीयूजेबल, एक ही आंसर होता है। तो आप प्रोजेक्ट में उसकी यूज कर रहे क्लासेस, तो हम क्या कहते हैं? रीयूजेबिलिटी। आपने देखा नहीं एसक्यूएल कनेक्शन क्लास कितनी बार यूज की, एसक्यूएल कमांड कितनी बार यूज की? रीयूजेबिलिटी। वही क्लासेस होती हैं आपकी CSS बोलो या बूटस्ट्रैप। बस फर्क कितना है इन C++ या C# की क्लासेस और बूटस्ट्रैप, उसमें सिर्फ फॉर्मेटिंग होती है, उसमें प्रोग्रामिंग नहीं। मीनिंग उसका भी क्या है? रीयूजेबल। समझा की बात? यानी कि एक क्लास बना ली और आप चाहते हो पूरे प्रोजेक्ट में जितने भी कंट्रोल हैं, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, लेबल, सबका फॉर्मेट एक जैसा होना चाहिए पूरे प्रोजेक्ट में। तो मैं एक कंट्रोल के लिए क्लास बना लूंगा, उसमें बता दूंगा उसका साइज क्या होगा, हाइट, विड्थ, फॉन्ट, ये वो सारा कुछ। फायदा क्या होगा? एक क्लास बनाएंगे, प्रोजेक्ट में 1000 कंट्रोल यूज किए, सब पे वही फॉर्मेटिंग होगी। क्लाइंट कहता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी ये चीज चेंज करो, हम एक जगह चेंज करेंगे क्लास में और पूरे प्रोजेक्ट में वो ऑटोमेटिकली चेंज। तो ये कहानी होती बच्चे बूटस्ट्रैप की, जो हम लोग शुरू करेंगे आज और कल। वो क्या कहानी है वो बाद में, बट होती कहां पे कहानी? ये कंटेंट फोल्डर। एक ऐप स्टार्ट में ये डाटा है, ये ऐप स्टार्ट के अंदर ये 3 फाइल है, ये मैं जब यूज करूंगा तभी बताऊंगा ये तीनों फाइल किस काम में। ये एक बाकी ऐप डाटा नहीं हम यूज करते, उसकी जगह कुछ और करते हैं, वो मैं आपको, ठीक है जी। अभी हम सिंपल समझे, देखो जी साथ साथ सारी चीजें बताऊंगी। हमें बच्चे 2-3 दिन में इसके पूरे आर्किटेक्चर को समझने में टाइम लगना है, एक बार लगना है फिर आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम मॉडल बना, क्या बनाएंगे? मॉडल बोले तो क्लास, क्या है? क्लास। ठीक, तो मॉडल्स फोल्डर पे आगे ऐड, राइट क्लिक किया, ऐड क्लास। मॉडल बोलो, क्लास बोलो, एक ही बात है। मैं बोलूं जी एम्प्लॉय नाम का मॉडल बनाओ, तो मैं कह रहा हूं एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाओ। कैसे? दोबारा देख लो, मॉडल्स पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास। जैसे क्लास पे क्लिक किया, ये देखो आ गया क्लास, और ये हम लोग अपनी क्लास बना रहे हैं। नीचे क्लास का नेम दे दिया एम्प्लॉय, क्लास का नेम दे दिया एम्प्लॉय, तो ऑटोमेटिकली एक फाइल बन जाएगी जिसका नाम होगा employee.cs। ऐड किया,
और ये देखो मॉडल्स पे गए और ये एम्प्लॉय डॉट सीएस बन गई। कल को यहाँ स्टूडेंट डॉट सीएस भी होगी, डिपार्टमेंट डॉट सीएस, कैसी जितनी मर्जी क्लासेस हम लोग यहाँ पे बना सकते। आ गया। अब यहाँ पे पब्लिक क्लास एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय नाम से हम क्लास बना रहे हैं, तो इसमें हम वही मेंबर ऐड करेंगे जो एम्प्लॉय के लिए बताया था, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। तो ये देखो ये क्लास और ये इसका नेम स्पेस अपने आप आ गया, प्रोजेक्ट का नेम डॉट मॉडल। अब इस क्लास के अंदर हम बनाएंगे प्रॉपर्टीज। याद होगा मैंने लिखवाया था, प्रॉपर्टीज में भी रीड ओनली, प्रॉपर्टीज में भी राइट ओनली, प्रॉपर्टीज में आप वैलिडेशन चेक्स लगा सकते हैं, प्रॉपर्टीज के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। जैसे अब हम एम्प नंबर के लिए प्रॉपर्टी बनाएंगे, कैसे बनाते हैं देखो, प्रॉप PROP, ये बच्चे कोड स्निप्स होते हैं, ये लिखा आ रहा है प्रॉप कोड स्निप्स, दैट इज शॉर्टकट टू क्रिएट द प्रॉपर्टी। कैसे, 2 बार टैब प्रेस करो, अपने आप प्रॉपर्टी का पूरा सिंटैक्स आ जाए। ये हम काफी यूज करते हैं। देखो कितनी लैंग्वेज तो हमने सीखनी है, हम लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे एक सिंटैक्स दूसरे में, तो हम कोड स्निप्स को यूज करते हैं। दोबारा देखो, ये देखो PROP, बस 2 बार टैब प्रेस करो, आ गया। सबसे पहले डाटा टाइप इंटीजर और ये नेम दे दिया एम्प नंबर, और प्रॉपर्टी के 2 ब्लॉक हैं, गेट और सेट। क्या ब्लॉक हैं, गेट और सेट। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी के 2 ब्लॉक हैं। जिस प्रॉपर्टी में अकेला गेट ब्लॉक हो, इट मीन इट इज रीड ओनली प्रॉपर्टी। रीड ओनली का मतलब होता है मैं इससे रीड कर सकता हूं, राइट नहीं कर सकता, जैसे इस पोस्ट बैक आपको पढ़ाया। और जिस प्रॉपर्टी में अकेला सेट हो वो राइट ओनली होती है, सिर्फ वैल्यू राइट कर सकता हूं बट रीड नहीं कर सकता। जैसे मान लो एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर ही चेंज करना है, और कलर उठाना थोड़ी है, रीड थोड़ी करना है, सिर्फ चेंज करना है, तो राइट ओनली होगी। और अगर आप चाहते दोनों काम हो, रीड भी हो राइट भी हो, तो गेट और सेट। दोबारा देखो नीचे, एक और प्रॉपर्टी बनाओ, पब्लिक है, ये क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ यूज हो जाए। ठीक, इसी तरह से प्रॉप, 2 बार टैब प्रेस करो, ये देखो स्ट्रिंग डाटा टाइप और ये नेम, ये एक प्रॉपर्टी और बन गई। ठीक, अभी हम सिंपल बना रहे हैं, इसी तरह एक और बनाएंगे एड्रेस के लिए। इनका काम है डाटा स्टोर करना, डाटा रिट्रीव। प्रॉप टैब प्रेस किया, स्ट्रिंग एड्रेस, एक इसी तरह से प्रॉप सैलरी, एम्प नंबर, नेम, एड्रेस और सैलरी। तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपकी डिफाइन कर, एम्प नंबर, नेम, एड्रेस। प्रॉपर्टीज का फायदा है रीड ओनली, राइट ओनली, प्रॉपर्टी के अंदर हम वैलिडेशन चेक्स भी लगा सकते हैं। लो, तो मैंने एक सिंपल मॉडल बनाया, नाम क्या उसका, एम्प्लॉय, और उसमें मैंने 4 मेंबर ले। एक
क्लासेस कौन कौन सी टाइप की हो सकती है? वो तो एक्सेस मॉडिफायर है, वो मैंने ही पढ़ाया हो, पब्लिक और इंटरनल। मैंने उल्टा कुछ और पूछा। एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, कंक्रीट क्लास और मैं आपको, मैंने 2-3 लेक्चर लूंगा, उस दिन आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, ऊप्स के ही कंसेप्ट पर सिखाऊंगा, और ऐसे ऐसे कंसेप्ट होंगे जो हम लोग गूगल से नहीं पढ़ सकते। आपको रट्टा नहीं मरवाना, आपको चीज को अंडरस्टैंड करना है। जैसे अब अंदाजा लगाओ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बच्चे ने बोला, आपने कहीं पार्शियल क्लास भी देखी थी, सीड क्लास भी देखी थी, स्टैटिक क्लास भी देखी थी, याद रखना था ना। और भी हैं 2-3, अभी नहीं बताऊं, याद करो, सोचो। सीड क्लास बताई थी जिसको इनहेरिट नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसे इनहेरिट कर सकते हैं, पार्शियल क्लास इसका पार्शियली कोड लिखते हैं। तीन तो ये हो गई। स्टैटिक क्लास जिसमें अभी तक हमें पता, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। एक 3-4 और, पर अभी नहीं, मैं नाम बताऊंगा। रट्टा नहीं मार, ऑटोमेटिकली आपके पास कलेक्शन बननी चाहिए। एक, मैं हमेशा कहता हूँ 15-18 चीजें, जितना मर्जी बड़ा प्रोजेक्ट बना लो, जितनी मर्जी लैंग्वेज सीख लो, वही चीजें घुमा फिरा के यूज होती हैं। आप बताओ आपने क्या उसके अलावा पढ़ा हुआ जो आपको लगता है। चलो, ये आपका मॉडल बन गया। अब हम बनाएंगे कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या आपका याद रखना, एमबीसी का मेन कंपोनेंट है, मेन हार्ट है जिसे कहते हैं। जब भी कोई एप्लीकेशन एमबीसी आर्किटेक्चर में बनी हो, जावा में, पाइथन में, पीएचपी में, डॉटनेट, पहली रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास जाती है। कंट्रोलर ये देखता है क्या चीज मॉडल से चाहिए, उसको एक्सेस करके व्यू को पास करता है। तो कंट्रोलर देखता है, कंट्रोलर कंट्रोल करता है। कंट्रोलर कुछ नहीं है, क्लास है। अब देखो, कंट्रोलर्स पे राइट क्लिक करो, ये बाय डिफॉल्ट एक बना हुआ, होम छोड़ो, बात की बात है। कंट्रोलर्स पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास नहीं, यहां पे ऐड कंट्रोलर करना है। कंट्रोलर्स पे राइट क्लिक करो, ऐड कंट्रोलर, ये अपना कंट्रोलर बना रहे हो। कंट्रोलर पे क्लिक किया, ये देखो, यहां चूज करो कंट्रोलर, सिलेक्टेड है। यहां चूज करो MVC 5 कंट्रोलर, देन क्लिक ऑन ऐड। MVC 5 कंट्रोलर, क्लिक ऑन ऐड। ऐड पे क्लिक किया, लो, अब हम कंट्रोलर का नेम देंगे। तो कंट्रोलर का नेम दे दिया एम्प्लॉई, लेकिन लास्ट में कंट्रोलर कीवर्ड लगा होना चाहिए। याद रखना, ये इसका रूल है। मतलब ये है कहने का बच्चे कि कंट्रोलर का नाम ऐसे होगा, लास्ट में कंट्रोलर कीवर्ड होना चाहिए। आगे जो मर्जी एम्प्लॉय हो, स्टूडेंट हो, जो मर्जी हो, अगर लास्ट में कंट्रोलर नहीं लिखोगे तो उसको कंट्रोलर कंसीडर नहीं करेगा, उसे नॉर्मल क्लास माने। कंट्रोलर क्या है? रिक्वेस्ट हैंडलर, जो सारी रिक्वेस्ट को कंट्रोल करता है। ठीक, तो ये है इसका नाम। मतलब ये एम्प्लॉय की जगह आप एम पर रख लो, डिपेंड करता है क्या काम है, एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है, डिपार्टमेंट है, डेजिग्नेशन है। तो ये नेमिंग कन्वेंशन है, कंट्रोलर नेम के साथ कंट्रोलर कीवर्ड लगा होना चाहिए। जैसे देखो, ये मैंने लगाया एम्प्लॉय कंट्रोलर,
और ऐड करो और ये कंट्रोलर फोल्डर पे ये बन गया। ध्यान से देखो, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय कंट्रोलर बन गया और यहां पे कंट्रोलर क्लास इनहेरिट देख लेते हैं। F12 क्या किया, लो जी, और ये कौन सी क्लास है? अब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसको इनहेरिट कर सकते हैं बट ऑब्जेक्ट नहीं बन। आपके सामने है एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास, वो होती जिनको सिर्फ इनहेरिट कर सकते हैं, कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। सीड क्लासेस वो होती जिनको इनहेरिट नहीं कर सकते बट ऑब्जेक्ट तो बन जाता। अब आ जाओ यहां पे, तो ये देखो बन गया जी। अब यहां पे कंट्रोलर के अंदर बच्चे ये आपके एक्शन रिजल्ट है। ये बच्चे स्पेशल टाइप मेथड होते हैं जो व्यू के साथ एसोसिएट है। किसके साथ? व्यू के साथ। इसके अंदर क्या लिखा हुआ? रिटर्न व्यू। ठीक, तो ये जो एक्शन रिजल्ट है ये मेथड है जो किसके साथ यूज होते हैं? व्यू के साथ। कैसे? अब ये मेथड का नाम इंडेक्स है, आप कुछ और भी रख सकते हो बट अभी इंडेक्स ही रहने देते हैं। अब मैंने इसके अंदर मॉडल को एक्सेस करना है। कैसे एक्सेस करेंगे? मॉडल का नाम है एम्प्लॉय, लिख दिया, ये तो एरर दे रहा है, इसका नेम स्पेस। अब ये देखो एम्प्लॉय मॉडल यही है ना, मॉडल्स पे गए एम्प्लॉय, ये मॉडल पे गए और आगे ये है इसका नेम स्पेस। तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा? यूजिंग और ये लाइन, यानी ये किया और यहां पे एरर चली जाएगी जब मैं ऊपर ऐसे लिखता हूं यूजिंग और ये, वो देखो नीचे ये ठीक हो। लेकिन हम ऐसे नहीं लिखते, मैंने एक और तरीका आपको बताया। क्या? बोलो। एम्प्लॉय पे माउस लेके जाओ, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट यहां लिखा आ रहा है यूजिंग, वही प्रोजेक्ट का नाम डॉट मॉडल, क्लिक किया, ऊपर इंपोर्ट। कौन याद रखे, कौन कॉपी पेस्ट करे? एक ये देखो ये ऊपर ऐड। अब हम लोग एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, तो एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू। जब मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो न्यू के बाद जो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ये इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, हमने नहीं बनाया। इस कंस्ट्रक्टर बनाने का क्या फायदा हुआ, चलो ये बताओ। इनिशियलाइज करेगा जी, इनिशियलाइज करेगा इसको जो हमने वहां पे बना रखा। क्या करेगा? क्या बना रखा? लो जी, F12 किया, एम्प्लॉय पे आ गई। ये देखो हमारे नंबर पे भी जाता है F12, याद रखना। क्या करेगा यहाँ पे? प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करेगा। एम्प नंबर को क्या इनिशियलाइज करेगा? नेम को क्या इनिशियलाइज करेगा? तो जो हम वैल्यू वहां पे पास करेंगे ये प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। वही पूछ ले कि आपने न्यू क्यों लगाया, तो क्या बोलोगे? देखो न्यू के बाद बच्चे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने तो नहीं बनाया, ना आपने बनाया ना मैंने। ये क्या करेगा? इन सभी मेंबर्स की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा एज पर डाटा टाइप। जैसे इंट है ना, तो एम्प नंबर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी, इंटीजर है। सैलरी की 0, नेम और एड्रेस की नल।
ये लिखनी नहीं होती। अगर हमने लिख दी तो डिफॉल्ट थोड़ी हुई, ये तो मैं लिखूं एम्प नंबर 1 हो, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का ये बेनिफिट होता है बच्चे, जितने भी मेंबर लिए हैं उन सबको क्या कर देता है, वो इनिशियलाइज कर देता है एज पर डेटा टाइप। जैसे इंटीजर का डिफॉल्ट वैल्यू होती है हमेशा 0 और स्ट्रिंग की होती नल। आप चाहते 0 की जगह 1 आए तो फिर हमें अपना कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, चाहे पैरामीटर वाला बनाओ चाहे पैरामीटर लेस, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। लो बना लिया। अब हमने इस एम्प्लॉय क्लास के मेंबर में डाटा पास करना है, तो ये देखो एम्प्लॉय डॉट एम्प नंबर, नहीं दोगे तो 0 अपने आप लेगा। मैंने बोला कि 1 आ जाए, सी प्लस में करते हो ऐसे, एम्प्लॉय डॉट नेम, अगर नहीं दोगे तो नेम में नल आएगा। एम्प्लॉय डॉट एड्रेस, एम्प्लॉय डॉट सैलरी, तो एम्प्लॉय डॉट एम्प नंबर, नेम, एड्रेस, सैलरी, ठीक, इनिशियलाइज कर दी। अब बच्चे ये वाला तरीका वो है जो C++ में भी होता था। अगर आपके अंडर मेंबर है तो 100 लाइनें लिखनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी नहीं, तो एक तरीका तो ये भी चलता है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट के साथ उसके मेंबर एक्सेस हो, ठीक। और ये सारे मेंबर कौन से हैं, नॉन स्टैटिक। तो नॉन स्टैटिक हमेशा कैसे एक्सेस होते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। लेकिन ये तरीका थोड़ा पुराना है, आप इसे भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। अब इसकी जगह हम यूज करेंगे फॉर एम्प्लॉय और न्यू, और यहां लगा दी करली ब्रैकेट, सिंगल लाइन में डिक्लेरेशन और सिंगल लाइन में इनिशियलाइजेशन, बात वही है। एम्प नंबर दे दिया, सब हेल्प में आ रहा है नेम, एड्रेस, और यहां पे सैलरी, क्या हुआ, एक लाइन में डिक्लेरेशन हो गई और इनिशियलाइजेशन, बात वही है जो ऊपर हुआ है, तरीका है। हम ये वाला भी यूज करते हैं, ये नहीं होता कि बात वही है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और 4 वैल्यू पास कर, सिंगल लाइन में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। एक और तरीका, पता चले आपने एक भी नहीं याद रखा, कोई एक जरूर याद रख लेना, काम से काम में कोई फर्क नहीं। लिख लिया बच्चे, चले आगे। इसको अभी कमेंट बना दिया, एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, इस तरह से ध्यान से देखो। और यहां पे देखो सब हेल्प में आता है, एम्प नंबर ऊपर वाला ये बस थोड़ा सा चेंज है, नेम, एड्रेस,
और यहां पे देखो, तो कोई भी तीनों से यूज कर लो। और उसके बाद इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को पास कर दिया किसको, रिटर्न व्यू। अब ये व्यू हम बनाए, यही तो बताया, कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट की, वहां मॉडल को एक्सेस किया और उसकी इंफॉर्मेशन को किसको पास कर रहे, व्यू। अब हम व्यू बनाएंगे इसके बाद, और व्यू का नेम सेम रखेंगे जो एक्शन का नेम है। ये बच्चे एक्शन है, एक नॉर्मल मेथड नहीं है। आगे लिखा हुआ एक्शन रिजल्ट, और ये व्यू के साथ एसोसिएट है। तो अब मैं बच्चे एक व्यू बनाऊंगा और उसका नाम रखूंगा इंडेक्स, जिस नाम से ये एक्शन। अब मैं ये व्यू कहां बनाऊंगा, तो रूल याद रख लो, कंट्रोलर का नाम कैसे देना है, कंट्रोलर नेम साथ में कंट्रोलर कीवर्ड। व्यू का नाम कैसे देना है, जो एक्शन का नाम वही व्यू का नाम। लेकिन ये व्यू बनाना कहां है, और ये देखो ये व्यू को इंफॉर्मेशन पास कर, एक ये व्यू को हमने इंफॉर्मेशन पास। अब हम व्यू बनाएंगे, तो उसके लिए व्यूज फोल्डर पे जाओ। देखो हर एक का अपना तरीका है। व्यूज पे गए और एम्प्लॉय,